हेलो दोस्तों, आज कोई भी अखबार को उठा के देख लीजिए, आप कोई भी न्यूज चैनल चला के देख लीजिए, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल जाओ, इंस्टा पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, एक ही इंसान का चेहरा नजर आ रहा है और वो है हमारे राहुल गांधी। राहुल गांधी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस समय बहुत न्यूज़ में है। ऑल्दो ये पहले भी बहुत न्यूज़ में थे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की वजह से न्यूज़ में थे, इस समय ये डिफेमेशन केस की वजह से न्यूज़ में है। तो हो क्या रहा है कि इनके ऊपर एक डिफेमेशन का केस था जो कि 3 साल पुराना था, ठीक है, जो कि मतलब 2019 के लोकसभा चुनावों से रिलेटेड था। उस डिफेमेशन केस में इनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। इनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। उस 2 साल की सज़ा की वजह से ये पहले एमपी थे वायनाड से, तो वायनाड से एमपी थे, तो ये मेंबर थे पार्लियामेंट के। अब इनकी मेंबरशिप चली गई है, ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है, कहाँ से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है। अब ये पूरा माजरा क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है, ये मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, दिस आईएएस दैट आईएएस, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब देखो, इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये प्रीलिम 2023 से रिलेटेड वीडियो है, शॉर्ट में बनाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। मेरा पहला सवाल क्या है कि डिफेमेशन होता क्या है? डिफेमेशन होता है किसी की इंसल्ट कर देना, किसी पे झूठे आरोप लगा देना, जिससे उस इंसान की सोशल प्रेस्टीज को क्या हो, हर्ट हो, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे। तो किसी इंसान पे झूठे आरोप लगाकर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हर्ट करना डिफेमेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि डिफेमेशन किसे कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये देखूं कि डिफेमेशन कहाँ कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मैं ये बताऊंगा कि डिफेमेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। डिफेमेशन से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ऑल्दो देखो, आप सबको पता है ये बात कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ये किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 कुछ रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें एक रिस्ट्रिक्शंस डिफेमेशन भी है, ठीक है। यानी आपको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन आप किसी पे फॉल्स एलिगेशन लगा करके उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसका अधिकार नहीं है। नहीं तो आप पे क्या होगा, डिफेमेशन के तहत केस चलाया जाएगा, ठीक है। तो ऑल्दो कोई डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें डिफेमेशन वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर ये सवाल आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफेमेशन वर्ड है, तो हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन डिफाइंड नहीं है कहीं पर भी। और ये कहाँ है? आर्टिकल 19 के अंदर ये दिया हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। किस बात की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, जो आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। देखो, किसी भी इंसान की रेपुटेशन को कोई हर्ट ना करे और कोई भी इंसान समाज में इज्जत से जिए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, ये उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के अंदर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि रेपुटेशन का जो राइट है ना, वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है। तो याद रखना कि एक इंसान अपने फुल रेपुटेशन के साथ जिए, फुल रेपुटेशन के साथ जीने का उसको अधिकार है, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो याद रखना, आर्टिकल 21 में डिफेमेशन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान को रेपुटेशन के साथ जीने का अधिकार माना गया है, ठीक है। और आर्टिकल 19 के अंदर क्या है? आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अंदर डिफेमेशन केस की बात हुई है, ठीक है। डिफेमेशन वर्ड वहाँ पे दिया हुआ है, पर ऐसा डिफाइन नहीं है। डिफाइन कैसे है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एक फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, और ये फॉल्स एलिगेशंस किसी की सोशल प्रेस्टीज को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स इज कंसिडर्ड एज द डिफेमेशन, ठीक है। अब डिफेमेशन कहाँ डिफाइन है, उनको भी हमें जानना चाहिए। देखो, यहाँ पे 2 सेक्शंस के बारे में बात हुई है, यहाँ पे 2 सेक्शंस के बारे में बात हुई है, सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500। देखो, सेक्शन 499 डिफाइन करता है कि डिफेमेशन होगा क्या, ठीक है, डिफेमेशन होगा क्या। और 500 के अंदर पनिशमेंट की बात हुई है, 500 के अंदर पनिशमेंट की बात हुई है, ठीक है।
तो देखो 500 कहता है कि इसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स, यानी ये चीज़ भी कंट्रोवर्सी में आई है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया जो डिफेमेशन केस के अंदर हो सकता था। देखो डिफेमेशन भी दो तरह के होते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। अब ये चीज़ जज को डिसाइड करनी होती है कि वो कौन सा डिफेमेशन होता है और किस तरीके का मतलब वो कंपनसेशन फाइल किया गया है, ठीक है, विक्टिम के द्वारा। सिविल में क्या होता है कि सिर्फ फाइन लगता है, लेकिन क्रिमिनल वाले में जेल भी होती है, ठीक है। ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि सिविल क्या है क्रिमिनल क्या है, ठीक है, लेकिन याद रखना 499 के अंदर डिफाइंड है और 500 के अंदर पनिशमेंट है। तो दो सेक्शंस आईपीसी के जो डिफेमेशन से डील करते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा, इसको बंद कर दो चाहे यहीं की। देखो हमारी क्लास का सबसे बड़ा ये है कि यहीं रिटेन करना है कि डिफेमेशन संविधान के अंदर जो परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, लेकिन डिफेमेशन वर्ड दिया हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आर्टिकल 19 में, ठीक है। और किसी भी इंसान को अपनी रेपुटेशन के हिसाब से जीने का अधिकार है, वो पार्ट है उसका आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। डिफेमेशन के लिए दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 499 जिसने डिफेमेशन को डिफाइन कर रखा है, और सिंपल सी बात है, डेफिनेशन मैंने आपको क्रक्स में बता दी है कि किसी भी इंसान पे अगर आप फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं, किसी भी तरीके से लिख करके, बोल करके, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर करके, किसी भी तरीके से अगर आप उस पर फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं और उसकी सोशल प्रेस्टीज को हर्ट होता है, उसकी रेपुटेशन को हर्ट होता है, तो वो डिफेमेशन है। ये सेक्शन 499 के अंदर है। और सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी है, वो बात करता है पनिशमेंट की, और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? 2 साल का पनिशमेंट है। अब मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, लेकिन आपको उन एक्सेप्शन को पढ़ना नहीं है। बट हाँ, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि ये जो आईपीसी का सेक्शन है 500, ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी ग्रुप पे एलिगेशन करते हैं तो वो उस पर डिफेमेशन केस नहीं लगेगा, ठीक है, वो एग्जाम्प्टेड है इसमें। तो इस तरह के कई एक्सेप्शंस भी हैं, बट डेफिनेटली आपको उन एक्सेप्शन को प्रिपेयर नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि हाँ कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है वहाँ पे, कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशंस की एक बार मैं बात कर लेता हूँ। देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मल्टीपल प्लेसेस पे है, डिस्कस हैं। तो ये 3 जगह डिस्कस हैं, ठीक है। ये डिस्कस हैं आरपी एक्ट में डिस्कस है 1951 में। इसका एक सेक्शन है 8 सब क्लोज 3, इसका सेक्शन है 8 सब क्लोज 3, वहाँ पे ये डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद में 10th शेड्यूल में डिफाइन है। आप सब लोगों को पता होगा 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। देखो एंटी डिफेक्शन एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे, आज इसको डील नहीं करेंगे। एंटी डिफेक्शन ओरिजिनली पार्ट नहीं था, लेकिन 52nd अमेंडमेंट से 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और ये 10th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड हुआ। इसको हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। और तीसरा है हमारे पास में आर्टिकल 102 विच इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैं इन तीनों को डिस्कस करता हूँ, स्पेशली मैं एंटी डिफेक्शन को डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, पर मैं डिस्कस करूँगा आरपी एक्ट 1951 और इसके सेक्शन 8 को मैं सेक्शन 8 को और सब क्लोज 3 को मैं क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा, ठीक। एक बार इसको देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये सीधा मतलब बेयर एक्ट से लिए हैं कि ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है, शैल बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन and shall continue to disqualify for a further period of 6 years since his release, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, अब मान लीजिए वो सजा कल हुई थी, तो अब 2 साल तो ये और अगले 6 साल और, मतलब अब राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, 8 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल जो 102 है वो बात करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। तो अगर आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे हैं तो क्या नहीं होगा, तो भी आप क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप हाउसेस का पार्ट नहीं बन सकते हैं। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये डिफाइन नहीं है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वरीयस जजमेंट में इसको डिफाइन किया है, ठीक है। जैसे जया बच्चन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की है, ठीक है, ऑल्दो वो प्रीलिम्स में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप याद रखो कि आर्टिकल 102 ऑल्सो टॉक अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशंस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कोई इंसान होता है तो उसके लिए सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे कोई और डिसीजन नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होता है तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो कौन लेता है?
प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है, कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है, किसकी एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो क्वेश्चन है, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो शैल बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जैसे नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है, वो पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने आप से। यहाँ पे कोई ऑथोरिटी नहीं है अब ऊपर कि भाई प्रेसिडेंट बाद में देखेगा उस केस को या कहाँ देखेगा। हाँ, इस केस में अब आगे आप वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, केस भी कर सकते हो। तो राहुल गांधी अभी गुजरात हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास में अभी काफ़ी रास्ते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि उनके पास में एक जो बहुत सारे तरीके जरूर हैं, लेकिन लिली थॉमस केस भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो लिली थॉमस केस में सुप्रीम, पहले क्या हो रहा था कि जैसे ऑफेंस हो गया था, तो लिली थॉमस केस ये 8(4) था, ये आरपी एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लोज 4 था। तो पहले क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि ये डिस्क्वालीफाई होते थे, लेकिन उसमें विंडो मिलती थी। किस बात की विंडो मिलती थी, कहीं और केस को अप्लाई करने की। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए विंडो है, उस विंडो में आप लोग हायर कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि उस पीरियड में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे, फिर हायर कोर्ट में अप्लाई करते ही वो क्या बन जाते थे, इनोसेंट बन जाते थे। तो इस तरह से मिसयूज होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में बोला कि नहीं, जिस दिन डिसीजन आएगा उसी दिन से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिली थॉमस केस भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये पूरा हो गया, आर्टिकल 102 हमने डिस्कस कर लिया, और इसका ही काउंटर पार्ट है 191 इन द स्टेट लेजिस्लेटिव टर्म्स। एंटी डिफेक्शन की मैं बात कर सकता हूँ। एंटी डिफेक्शन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे, जैसे मान लीजिए कि आपने जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े, आपने वो पार्टी बदल ली, कोई दूसरी पार्टी में आप चले गए, आपने वॉलंटरीली उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए नॉमिनेट मेंबर हैं, और अगर आप मान लीजिए नॉमिनेट मेंबर होने पर आप 6 महीने के बाद कोई पार्टी चुनते हो, और एक और केस है इसके अंदर कि अगर आप लोग इंडिपेंडेंट मेंबर जीत के आए हो और आपने कोई पार्टी चुन ली, तो इन सारे 4 केसेस के अंदर आप पे ये एंटी डिफेक्शन लग जाता है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि 2/3 अगर मेंबर किसी पार्टी के एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पे डिफेक्शन का केस नहीं लगता। डिफेक्शन का जो फाइनल डिसीजन है वो आता है इसमें क्या बोलते हैं, स्पीकर के द्वारा, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। इतना आप एंटी डिफेक्शन के बारे में याद रख सकते हैं प्री के लिए, ठीक है। तो ये हुआ राहुल गांधी वाला केस, है ना। और इतना प्री के लिए आप याद रख सकते हो, बहुत है। आप डिफेमेशन को याद रखो, जिसमें आप आर्टिकल 19, 21, सेक्शन 499, 500, उसके बाद में आर्टिकल 102, आरपी एक्ट सेक्शन 8 सब क्लोज 3, आरपी एक्ट सेक्शन 8 सब क्लोज 4, ये सबको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ये वाला मुद्दा, ये वाला क्वेश्चन आया है 2019 में, क्वेश्चन आया है कि देखो Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. The term office of profit is well defined in Constitution of India. देखो ये एलिमिनेट कर दो क्योंकि डिफाइन नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो यूपीएससी है स्कोप देती है आपको, कई बार ये कि आपको बस थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा। वो जानता है एग्जामिनर की वो क्या चाहता है आपसे, उसे पता है कि वो क्या चाहता है, कि क्या आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता नहीं होना चाहिए। वैसे ये चीज़ मैंने स्लाइड में डाली है, देखो ये वाली, कि पार्लियामेंट हैज ऑल्सो इनेक्टेड द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 59 विच हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू एक्सपेंड द एग्जाम्प्टेड लिस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्प्टेड लिस्ट इसके अंदर होती है। अब कितनी बार अमेंड हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ है, वो बहुत अंदर जाके बात है। डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक हो गया है, आर्टिकल हो गया है। थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बात की हैं। प्लीज़ जितना बताया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर के स्टोरीज पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, लोग आपको प्रोवोक करेंगे कि आप कंट्रोवर्सी में जाइए। प्लीज़ अभी आप प्रीलिम पे फोकस करिए, है ना। और सिविल जो भी हेल्प आपको हो सकती है, वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।